गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं सी एस सौरभ शर्मा, आपका CFR का मेंटोर। माहौल ज़बरदस्त शानदार बच्चों। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिसको भी नींद आ रही है वो अपना मुंह धो के आ जाए, और जिसको भी उबासी आ रही है वो क्लास में उबासी नहीं ले आज, क्योंकि ये चैप्टर आपको एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स देके जाने वाला है। सर कितना, मान के चलो एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा और MCQ भी इसमें से आपको आएंगे ही आएंगे। ओके सर, चलिए तो अपन इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन डिटेल विथ एग्जाम्पल सीखेंगे पहले, ताकि MCQ आप लोग आराम से कर पाओ। फिर अपने सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे अपन इन डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ओके सर, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना, क्योंकि MCQ इसमें से आएगा और MCQ गलत करना मतलब अपने आप को खतरे में डालना, क्योंकि MCQ से आपके रैंक, MCQ से आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए सर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं दो तरह के ट्रांजैक्शन? सबसे पहला होता है सर, इस चैप्टर की रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ऐसे तो 50 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना। इस चैप्टर में दो तरह के ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है आपका बिजनेस एक्वाइजेशन। जैसे जिया के पापा कौन है सर? बिजनेसमैन है, तो वो क्या करते हैं? बिजनेस एक्वायर करते हैं। और दूसरा होता है एसेट एक्वाइजेशन, मतलब सौरभ सर छोटे से आदमी, वो क्या करते हैं? खाली एसेट एक्वायर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है ये अपन समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक इस चैप्टर का आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एसेट एक्विजिशन है या बिजनेस एक्विजिशन है। बिजनेस एक्विजिशन क्या होता है, एसेट एक्विजिशन क्या होता है, ये मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो आ जाइए अपनी नोटबुक के अंदर। देखो, जब भी बिजनेस एक्विजिशन होता है तब अपन क्या करते हैं सर? जब भी बिजनेस एक्विजिशन होता है तो अपन करते हैं सर, एक पहले अपन कंपैरिजन टेबल बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। बिजनेस एक्विजिशन और एसेट एक्विजिशन। बताइए, बिजनेस एक्विजिशन में क्या होता है, यहाँ क्या रिक्वायर्ड होता है? यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बिजनेस खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? पूरा का पूरा बिजनेस। यहाँ पर आपको एंटायर बिजनेस खरीदना पड़ता है। अब सर एंटायर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के 3 पार्ट होता है। पहला होता है इनपुट, उसके बाद में आता है प्रोसेस, उसके बाद में आता है आउटपुट। अब ये क्या होता है ये अपन आगे सीखेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इनपुट, कोई भी चीज़ खरीदते हो ना और सामने वाला आपको बोलता है आपने तो बिजनेस एक्वायर किया, तो आपको क्या देखना पड़ता है? क्या मैंने इनपुट खरीदा है, क्या मैंने प्रोसेस खरीदा है, क्या मैंने आउटपुट खरीदा है, या फिर एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट है कि नहीं है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इनपुट, प्रोसेस, बिजनेस आते ही ये 3 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, और आउटपुट। ठीक है। और एसेट के केस में क्या होता है? ओनली एसेट खरीदते हैं अपन, ओनली एसेट खरीदते हैं। ठीक है। अब सर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? अगर आप बिजनेस खरीदते हो तो इंडेस 103 एप्लीकेबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं सर? बिजनेस कॉम्बिनेशन। और अगर एसेट खरीदते हो तो क्या लगता है सर? आपका इंडेस 16 लग गया, और कौन सा लगेगा सर? 38 लग गया। अगर इंटेंजिबल एसेट है तो, टेंजिबल है तो मेरा 16 लग गया, एंड सो एन सो 103 यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है सर? चलो अब सर इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है? आपने क्या किया सर? आपने क्या किया? आपने खरीदा है बाइंग अ रनिंग फैक्ट्री। अब आपने एक फैक्ट्री खरीदी है, और वो जो रनिंग फैक्ट्री आपने खरीदी है ना, विथ एम्प्लॉय खरीदी है, मतलब खाली डब्बा नहीं खरीदा है। अगर खाली डब्बा खरीदते हैं ना तो क्या होता है? वो आपका एसेट होता। और बिजनेस कब होता है? जब आप बहुत सारी चीज़ें लेके आते हो बिजनेस के साथ में, चाहे वो स्किल्ड लेबर लेके आओ साथ में, या फिर प्रोसेस लेके आओ। ठीक है। विथ एम्प्लॉयज़, आपने एम्प्लॉयज़ के साथ में एक रनिंग फैक्ट्री को खरीदा है, तो क्या होगा आपका? वो बिजनेस एक्विजिशन होगा। एसेट एक्विजिशन क्या होगा? आपने ओनली क्या बाई किया है सर? आपने ओनली बाई किया एक मशीनरी। आपने क्या किया? एक
चप्पल बनाने वाली मशीनरी खरीदी है। क्यों खरीदी है सर? क्योंकि मंदिरों के बाहर चप्पल चोरी होते हैं तो आप चप्पल दान करोगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका एसेट एक्विजिशन हो गया। बोलो सर, आप एसेट एक्विजिशन और बिजनेस एक्विजिशन में डिफरेंस समझ चुके हैं क्या? एक बार के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई है, देखो तो मुझे एक बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने एक रेस्टोरेंट खरीदा है, बाइंग अ रेस्टोरेंट विथ सेफ एंड ऑल द वेटर्स, तो वो क्या आपका एसेट एक्विजिशन है, बिजनेस एक्विजिशन है? बिजनेस एक्विजिशन है, करेक्ट। अब आपने क्या किया, ओनली किचन के इक्विपमेंट खरीदे, तो वो क्या हो गया आपका एसेट एक्विजिशन हो गया। चलो अब सर बिजनेस कॉम्बिनेशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होता है? बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सोचो, जो कौन है सर? जिया है, ठीक है। आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सोचो और इस चैप्टर को करो, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारा चैप्टर है, मुझे तो बड़ा पसंद है। मैंने इस चैप्टर में पिछले 3 सालों से काम किया, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है 3 सालों से प्रैक्टिकल काम किया है मैंने इसके अंदर। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, रियल लाइफ में बहुत काम आता है। सबसे पहला होता है सर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है सर नॉट ए कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर हमारा यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सर? अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ ट्रांजैक्शन इन विच द एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ द एक्वायरी। यहाँ पर क्या करता है, एक पर्सन होता है एक्वायरर। एक्वायरर कौन होता है? जो क्या करता है, खरीदता है। और एक्वायरी कौन होता है सर? जो बेचता है। ओके, तो जो एक्वायरर होता है वो क्या करता है, एक्वायरी से कंट्रोल ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड इंपॉर्टेंट है सर? एक तो एक्वायरर, एक्वायरर कौन होगा? लीगल एक्वायरर कौन होता है? अकाउंटिंग एक्वायरर कौन होता है? रिवर्स बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर क्या आता है सर? कंट्रोल। कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होता है? और बिजनेस का मतलब क्या है, मतलब बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है या एसेट ट्रांसफर हो रही है? तो ये तीनों चीजें अपने को 1 बाय 1 करके डिस्कस करनी है। सबसे पहले मुझे बताओ एक्वायरर का मतलब क्या होता है। एक्वायरर कौन होता है? एक्वायरर वो व्यक्ति होता है जिसके पास में क्या होता है सर? कंट्रोल होता है। क्या होता है सर? कंट्रोल होता है। क्या होता है? जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है या फिर क्या करता है सर? कंट्रोल ऑब्टेन करने के बाद में अब फ्री में तो उसको मिलेगा नहीं, सामने वो क्या पे करेगा सर? कंसीडरेशन का पेमेंट करेगा। तो एक्वायरर कौन होता है? जो कंट्रोल ऑब्टेन करता है और कंसीडरेशन का पेमेंट करता है, दैट विल बी योर एक्वायरर। मान लेते हैं जिया ने सौरभ सर को क्या किया है सर? एक कार बेची है। तो मैंने कार खरीद ली, बट उसने क्यों बेची है? क्योंकि उसके CFR में 90 मार्क्स आ गए, तो उन्होंने अपनी सेकंड हैंड कार मुझे दे दी। ओके, मान लेते सेकंड हैंड कार क्यों दी सर? बिजनेस मैंने नई कार दी उसने मुझे, ठीक है। चलिए, अब सामने उसने मेरे से पैसा लिया नहीं, बोले सर आप रखो, मजे करो। क्या करो सर? मजे करो, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो क्या मैं यहाँ पर एक्वायरर हुआ? क्या नहीं हुआ। क्यों? मेरे पास कंट्रोल आ गया, लेकिन मैंने कंसिडरेशन का पेमेंट किया है क्या? नहीं किया है। और अगर किया भी होता तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होता सर? क्या ये बिजनेस एक्विजिशन होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलो मैंने पैसा दिया है जिया को, तो मैं एक्वायरर हो गया, मेरे पास में कंट्रोल आ गया, मेरे पास कंट्रोल आ गया। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? क्या आपने बिजनेस एक्वायर किया? नहीं, मैंने तो एसेट एक्वायर किया। और बिजनेस एक्वायर कब होता है? जब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीज़ें होती है। तो यही अगर जिया का क्या है सर? एक कार का शोरूम है जो जिया ने मुझे गिफ्ट में दे दिया, बड़ी दिलदार है, दे दिया है एकदम। तो कार का शोरूम दे दिया, कार के शोरूम में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे सारे के सारे मेरे पास आ गए एज इट इज कार के शोरूम के साथ में। तब क्या हुआ सर? आई एम द एक्वायरर, आई हैव द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और ये बिजनेस के अंदर इनपुट भी है। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होगा उस केस में, आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, अभी नहीं बताता हूँ, थोड़ा कंट्रोल करो क्योंकि इसका पूरा टॉपिक है बहुत सारा, बड़ा सारा। ओके, तो उसके अंदर वो बिजनेस मैंने खरीद लिया पूरा का पूरा, तो ये केस में मैं एक्वायरर हो गया। ओके, अब सर इसके मल्टीपल केसेस हैं। ओके, रिवर्स एक्विजिशन के केस में क्या होगा? हमको केयरफुली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन एक्वायरर है कौन एक्वायरी है, वो मैं रिवर्स एक्विजिशन के टाइम पे बताऊंगा। अभी के लिए नॉर्मली आप समझो, नॉर्मल एक्वायरर कौन होता है? जिसके पास में कंट्रोल होता है। रिवर्स एक्विजिशन के केस में क्या होता है? एक छोटी कंपनी होती है जो बड़ी कंपनी को एक्वायर करती है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? बड़ी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं? टेक ओवर कर लेते हैं छोटी कंपनी को। तो यहाँ पर लीगल एक्वायरर कौन था? छोटी कंपनी। छोटी कंपनी ने खरीदा है ना बड़ी कंपनी को, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर कौन होगा सर? बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, आगे बताऊंगा। अभी खाली समझो कि ऐसे वर्ड्स होते हैं, है ना, टर्मिनोलॉजी समझो। अगला आता है सर इन्वेस्टर इन्वेस्टी रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन इन्वेस्टी कंपनी लिक्विडेशन। इन दिस केस इन्वेस्टी कंपनी द एक्वायरी डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, then asset and liability take over by the investor is combined with the investor asset and liability in its own business। तो सिंपल है, इसके अंदर क्या होता है?
मान लेते हैं कोई भी बिजनेस का क्या हो रहा है सर, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और नई कंपनी क्या कर रही है, पुरानी कंपनी को पूरा बंद करके अपनी कंपनी के अंदर क्या कर लेती है सर, पूरा का पूरा एक्वायर कर लेती है, पूरा का पूरा कंबाइन कर लेती है, क्या कर लेती है सर, एब्जॉर्व कर लेती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो क्या बताऊँ, मान लो एक कंपनी है, क्या है सर, जिया लिमिटेड करके एक कंपनी है, और जिया लिमिटेड को क्या किया है सर, एब्जॉर्व कर लिया। क्या कर लिया गया, एब्जॉर्व कर लिया गया, किसके द्वारा सर, रामदेव भैया एंड कंपनी के द्वारा। रामदेव भैया एंड कंपनी के द्वारा क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो अब क्या होगा, जो जिया एंड कंपनी है वो क्या हो गई सर, ये कंपनी सीज हो गई है। क्या हो गई है सर, सीज टू एग्जिट। अब मार्केट में जिया एंड कंपनी का नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी बिजनेस, जो भी प्रोडक्ट है रामदेव भैया एंड कंपनी के नाम से बेचे जाएंगे। ओके, तो इस केस में जिया एंड कंपनी का अस्तित्व क्या हो गया सर, खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी से ही अस्तित्व जिया एंड कंपनी का क्या हो गया सर, खत्म हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में सिंपल क्या होगा, इस केस में सर, इस केस में जो इन्वेस्टी कंपनी है वो क्या करेगा, देखो इन्वेस्टी कंपनी का यहां पर क्या हो गया, इन्वेस्टी कंपनी कौन हो गई, एक होता है इन्वेस्टर कंपनी जो कौन है, रामदेव कंपनी, और जिया एंड कंपनी कौन है, इन्वेस्टी कंपनी। तो इन्वेस्टी कंपनी यहाँ पे सीज टू एग्जिस्ट हो गई। क्या हो गई सर, सीज टू एग्जिट हो गई। अब जिया एंड कंपनी की एसेट और लाइबिलिटी रामदेव एंड कंपनी क्या करेगा, जिया एंड कंपनी की जितनी भी बुक्स में एसेट और लाइबिलिटी है, ये सारी एसेट एंड लाइबिलिटी क्या कर देगा सर, अपनी जितनी भी रामदेव और कंपनी की एसेट और लाइबिलिटी उसके साथ में वो क्या कर लेगा सर, सीधा सीधा मर्ज कर लेगा। क्या कर लेगा दोस्तों, सीधा सीधा मर्ज कर लेगा, 1+1 कर लेगा। उसकी एसेट में जिया एंड कंपनी एसेट को क्या कर लेगा दोस्तों, ऐड कर लेगा। बोलो समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सनाया, कुछ डाउट। चलिए अब बात करते हैं सर दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो था सर पहला एग्जाम्पल जिसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर मेरा जो इन्वेस्टी था ना, वो इन्वेस्टी क्या हो गया सर, लिक्विडेटेड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, लिक्विडेटेड हो गया है, लिक्विडेटेड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल के अंदर जो इन्वेस्टी कंपनी है वो क्या हुआ सर, इन्वेस्टी कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। मतलब जिया एंड कंपनी बोल रही है रामदेव एंड कंपनी को कि तू मुझे एक्वायर कर, बट मैं तेरी सब्सिडरी के रूप में काम करूंगी, या मैं तेरी एसोसिएट के रूप में काम करूंगा, या मैं तेरी ब्रांच के रूप में काम करूंगा, लेकिन मेरा अस्तित्व रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टी क्या कर रहा है सर, कंटिन्यू कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, कंटिन्यू कर रहा है। तो दो चीज़ें होगी, ध्यान से देखना, अब दो चीज़ें होगी। क्या होगी, अब स्टैंड अलोन बुक्स के अंदर क्या होगा, ये स्टैंड अलोन बुक्स किसकी है सर, रामदेव एंड कंपनी की स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूं। स्टैंड अलोन बुक्स किसकी सर, रामदेव, सॉरी गलती हो गई, रामदेव एंड भैया कंपनी का। किसका सर, रामदेव एंड भैया कंपनी का जो स्टैंड अलोन है वो क्या दिखाएगा कि उसने जिया एंड कंपनी में क्या दिया है सर, इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट। और जब रामदेव एंड कंपनी अपना कंसोलिडेशन बनाएगा तो जिया को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेगा, जिया एंड कंपनी का कंसोलिडेशन होगा तो कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर क्या होगा, और कंसोलिडेशन के लिए कौन सा इंडेक्स लगता है, रामदेव इंडेक्स 110। तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एसेट और लाइबिलिटी को 1+1 करना पड़ेगा। जिया और रामदेव की कंपनी की जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी ऐसा 1+1 होकर चली जाएगी, और इंटर कंपनी एलिमिनेशन जो भी होगा वो हट जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी क्या होगी सर, कंबाइंड हो जाएगी। ओके, समझ में आया सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपको ये वाले प्रोविज़न सिखा दिए कि एक्वायरर कौन होता है। आपको एक्वायरर अच्छे से समझ में आ गया, तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा आपकी परमिशन के साथ में, कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, एक एक वर्ड सीखेंगे। एक्वायरर सीख लिया, एक्वायरर के अंदर लीगल एक्वायरर, लीगल एक्वायरी, एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, सब अपन ने डिस्कस किया है। ओके, चलो अब बात करते हैं सर कंट्रोल की। कंट्रोल क्या होता है, यूजुअली कंट्रोल कब आता है, यूजुअली अगर मैं लेमैन टर्म्स की बात करूँ ना नॉर्मल में, तो नॉर्मली कंट्रोल आ जाता है दोस्तों कब, ये बेसिक रूल है, ये ओनली बेसिक रूल है, इसके अलावा 50 चीज़ें और देखी जाती है। यूजुअली कंट्रोल कब आता है, जब आप किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा क्या कर लेते हो सर, होल्डिंग ले लेते हो, तो आपके पास में कंट्रोल आ जाता है। बट ये
एक ही पॉइंट नहीं है कंट्रोल के और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस के लिए आपका इतना ही ध्यान रखो। रियल लाइफ में क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। रियल लाइफ में बहुत सारे फैक्टर और भी देखने पड़ते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको दे रखा हो कि मोर देन 50% होल्डिंग है तो आपका उस कंपनी के ऊपर क्या है सर, कंट्रोल है, और कंट्रोल आता है तो आपको क्या करना पड़ता है सर, उसको अपना सब्सिडरी मानना पड़ता है, सब्सिडरी एसोसिएट जो भी होता है। 50% से ज़्यादा है तो सब्सिडरी बनता है, तो आप 1+1 की अकाउंटिंग करते हो। 1+1 का मतलब क्या होता है सर, कंसोलिडेशन करना, ठीक है। जब भी आगे से 1+1 बोलूँ तो मतलब समझ जाना कंबाइन करना है एसेट और लायबिलिटी को, ठीक है। अब सर इंड एस 110 के हिसाब से कंट्रोल कब आता है, एज पर इंड एस 110 कंट्रोल कब आता है सर, ओके। सो कंट्रोल कब आता है इंड एस 110 के हिसाब से, सबसे पहला जब आपके पास में क्या है सर, पावर है, पावर ओवर इन्वेस्टी, मतलब रामदेव एंड भैया कंपनी का, जिया एंड कंपनी के ऊपर क्या है सर, पावर है। पावर का मतलब क्या है, रामदेव एंड कंपनी के डायरेक्टर अगर जिया एंड कंपनी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या किसी भी तरह का ऑपरेटिंग डिसीजन के लिए बोलते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया सर, पावर ओवर इन्वेस्टी है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा होता है एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न। क्या होता है सर, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न। अब ये क्या होता है, ये तो नया ही लेके आ गया, बताता हूँ। अगला होता है सर एबिलिटी टू अफेक्ट रिटर्न यूजिंग पावर। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू अफेक्ट रिटर्न यूजिंग पावर। देखो पहले एग्जांपल देता हूँ फिर 1 बाय 1 समझाता हूँ। कंपनी ए होल्ड 60% इन कंपनी बी, तो पावर है कि नहीं है बोलो, है ना, 50% से ज़्यादा है, ओके। अब कंपनी ए के पास में 50% के अलावा दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए, क्या सर, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स होने जरूरी है, मतलब कंपनीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वोटिंग राइट्स। क्यों सर, जनरल मीटिंग होती है, इसके अलावा इमरजेंसी, इसके अलावा दूसरी कौन सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। तो इन मीटिंग्स में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, शेयर होल्डर के पास में राइट्स होगा तो डिसीजन लिए जाते हैं ना। तो कौन सी कंपनी के पास में राइट है, क्या इन्वेस्टर कंपनी का, इन्वेस्टी कंपनी के ऊपर पावर है कि नहीं है। वो पावर कैसे आइडेंटिफाई होता है, बेस्ड ऑन द वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स किसके पास में ज़्यादा है। दूसरा आता है सर गेट्स प्रॉफिट। गेट्स प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, मतलब कि सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर किसका कंट्रोल है। जब कंसोलिडेशन होगा तब प्रॉफिट पेरेंट के पास ही जाएगा ना, ओके। अगला आता है सर कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन। क्या यहाँ पर डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है क्या सब्सिडरी कंपनी के, तो सर क्या हो जाएगा, मेरा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाएगा। चलो ये तीनों चीज़ें अगर टिक होती है, क्या होती है आपकी चेकलिस्ट में, अगर ये तीनों चीज़ें टिक हो जाती है तो क्या होगा दोस्तों, मेरा कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा सर, कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा, ओके। समझ में आया आप लोगों को कंट्रोल का मतलब, क्लियर है सबको। चलिए अब आते हैं सर हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, बिजनेस। पहला अपन ने क्या सीखा, ट्रांसफरर कौन होता है, फिर अपन ने क्या सीखा, कंट्रोल क्या होता है, फिर अपन ने क्या सीखा सर, बिजनेस का मतलब क्या होता है। 1 बाय 1 करके अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ओके। सो बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस में मैंने आपको क्या बोला था सर, अपने पास में क्या होगी, 3 चीज़ें होगी। क्या होगी सर, 3 चीज़ें। 3 चीज़ें का मतलब क्या हो गया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब अपन सीखते हैं सर 1 बाय 1 करके, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। सबसे पहले इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी बिजनेस को खरीदते हो तो उस बिजनेस के पास में क्या सर, इनपुट्स है, इनपुट्स हैं। इनपुट्स का मतलब होता है सर रिसोर्सेस। क्या होता है सर, रिसोर्सेस, जिसका अपन यूज कर सके किसके लिए सर, टू जनरेट आउटपुट। आउटपुट बनाने के लिए जिन रिसोर्सेज का मैं यूज करता हूं, क्या उस कंपनी के पास में वो रिसोर्सेज है या नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा सबसे पहला मशीनरी। क्या कंपनी के पास में मशीनरी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल होगा सर इसका, क्या कंपनी के पास में एम्प्लॉयज़ हैं उन मशीनरी को यूज़ करने के लिए। तीसरा एग्जांपल होगा, क्या कंपनी के पास में रॉ मटेरियल है जिसको मैं मशीनरी में डाल करके क्या कर सकूँ सर, प्रोड्यूस कर पाऊँ।
तो ये क्या होता है सर, सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना बिजनेस के लिए वो होता है इनपुट। क्या मेरे पास में इनपुट्स हैं जिसको मैं यूज़ करके प्रोसेस करके आउटपुट बना सकूं। ओके क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट आता है सर प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सिस्टम। क्या आपके पास में ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आप अप्लाई करते हो किसके ऊपर सर, इनपुट्स के ऊपर, तो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। ये क्या होता है सर, जैसे कि आपके पास में मशीन है बट क्या आपके पास में प्रोडक्शन सिस्टम है, होना चाहिए ना। प्रोडक्शन सिस्टम नहीं होगा तो खाली मशीन का क्या मैं अचार डालूंगा क्या, एक मशीन से थोड़ी प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के लिए मेरे पास मल्टीपल मशीन्स, लोग, सप्लाई चेन, ठीक है, वेयर हाउस, प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये चेक करना पड़ता है। अगर ये नहीं है तो गलत। और इसके अलावा दूसरा आता है सर, क्या मेरे पास में मैनेजमेंट पॉलिसीज़ है क्या इन सब चीज़ों को चलाने के लिए। क्या मैनेजमेंट का ऑलरेडी पॉलिसीज़ बना हुआ है, नहीं है तो आपका प्रोसेस नहीं होगा। अगला आता है सर आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब होता है क्या मैंने इनपुट डाला, मैंने आलू डाला और क्या मशीन में आलू डालने के बाद में सोना निकल रहा है, मतलब चिप्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसमें दो चीज़ें उन्होंने बोली है, आपके पास में इनपुट है, आपके पास में प्रोसेस है, बट अभी आपके पास में आउटपुट नहीं है तो भी चलेगा। क्यों सर, लेकिन इनपुट और प्रोसेस से आपके अंदर एबिलिटी है, मतलब मेरे पास में स्किल्ड लेबर है, उसका यूज़ करके मेरे पास में रॉ मटेरियल पड़ा है, मेरे पास मशीन पड़ी है, मेरे पास प्रोडक्शन पॉलिसी पड़ी है, ठीक है, और प्रोडक्शन सिस्टम पड़ा है, तो मैं उसका यूज़ करके कभी भी मैं क्या निकाल सकता हूँ सर, सोना, आलू निकाल सकता हूँ, चिप्स निकाल सकता हूँ, है ना। तो अगर आपके पास में आउटपुट नहीं है लेकिन एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू है बाय यूजिंग इनपुट और प्रोसेस, तब भी उसको क्या माना जाएगा, आपका बिजनेस माना जाएगा। बोलो सर, समझ में आया आप लोगों को। अब सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बोलना वो बिजनेस है या एसेट एक्विजिशन है। आपने एक लैंड खरीदी, ठीक है, अब उस लैंड पर आपने क्या किया, आपके पास में लैंड खरीदने के साथ में आपके पास में वर्कर भी है जो उस लैंड पे क्या करते हैं सर, बीज बोते हैं, और बीज बोने के अलावा आपके पास में सिस्टम भी है। सिस्टम क्या है सर, हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, और बीज बोने के लिए भी आपके पास में सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक साथ खरीदी है, तो क्या हो गया, बिजनेस खरीदा या एसेट खरीदा है, बिजनेस खरीदा। क्यों, बिजनेस के लिए तीन चीज़ें, सबसे पहले इनपुट। इनपुट क्या होता है, हाँ सर मेरे पास में लैंड है, मेरे पास में वर्कर है, उसके बाद में मेरे पास में क्या ऐसा सिस्टम है, सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन है, ठीक है, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे प्रोड्यूस कर पाऊंगा, वो है। अब मेरे पास में आउटपुट है, नहीं है, लेकिन मेरे पास में एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट है, यस सर है। कैसे, मेरे पास में इनपुट है, प्रोसेस है और स्किल्ड लेबर है, ठीक है, तो दैट विल बी सफिशिएंट टू जनरेट आउटपुट। अब सर मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने ना ओनली एक लैंड खरीदा है, ठीक है, तो ये बिजनेस एक्विजिशन है कि एसेट एक्विजिशन है, एसेट एक्विजिशन है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो हमको आता है, आप क्यों बता रहे हो, बट रियल लाइफ में इतने ट्रिकी एग्जांपल मिलते हैं जिससे आपको पता ही नहीं चलता है वो एसेट एक्विजिशन है या बिजनेस एक्विजिशन है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने फेस किया था। देखो, एक फैक्ट्री थी, एक बिजनेस था, उसका एक सेगमेंट था जिसके अंदर क्या थी सर, मशीनरी थी, ठीक है, मशीनरी थी और दो मशीनरी थी उसके पास में, और उस मशीनरी से वो क्या कर रहे थे सर, आउटपुट जनरेट कर पा रहे थे, ओके, लेकिन वो मशीनरी पिछले 3 सालों से यूटिलाइज नहीं हो रही थी, पड़ी थी ऐसे ही, ओके। अब उस कंपनी के अंदर, कंपनी के पास में पेरोल भी था, कंपनी के पास में क्या था सर, एचआर पॉलिसीज़ भी थी, कंपनी के पास में डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ भी थी, और अब जो पैसा मेरे से ले रहा था ना सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरे से 500 करोड़ चार्ज कर रहा था, बोला था ये मैं आपको पूरा का पूरा सेगमेंट सेल कर रहा हूँ और मैं वो मेरे को विद ब्रांड नेम सेल कर रहा था। तो अब मैंने एनालिसिस किया, यार मेरे पास में इनपुट है क्या, यस सर, मेरे पास में मशीनरी थी और मेरे पास में क्या था सर, पेरोल था, पेरोल था, मुझे लगा पेरोल है तो लेबर तो हो गई, ठीक है, तो मेरे पास में इनपुट था। अब सर प्रोसेस है, प्रोसेस में मैंने देखा सर एचआर की पॉलिसी है, मैनेजमेंट की पॉलिसी है, बट आउटपुट नहीं था, तो मैंने उसको क्या सोचा कि सर ये तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, बट रियल लाइफ में वो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास में मशीनरी थी, मेरे पास में क्या था सर, पेरोल था, बट पेरोल होना इज नॉट ए रियल साइन ऑफ आपके पास में स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड एम्प्लॉई है। मैं जब जहाँ पे साइट पे जाके देखा ना तो मेरे को पता चला भंगार मशीन थी, ठीक है, भंगार मशीन थी और वहाँ पे एक भी एम्प्लॉय नहीं था जिसको उस मशीन को यूज़ करना आता हो और उससे क्या करना आता हो सर, अगर मशीन अच्छी भी थी ना और मेरे पास में एक भी स्किल्ड लेबर नहीं था जिससे उस मशीन से मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मेरे पास में एचआर पॉलिसी है, मैनेजमेंट पॉलिसी है, ऐसा उन्होंने बोला, बट पॉलिसी के नाम पर उनके पास में क्या एक एक दो दो पन्ने थे, क्या थे सर, एक एक दो दो पन्ने थे। तो क्या वो मेरा बिजनेस एक्विजिशन हुआ, नहीं हुआ। मैंने खाली वो एक मशीन खरीदी है 500 करोड़ में, तो मशीन मैं अपनी बुक्स में लेके आ जाऊंगा, इंडे 16 लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको। ऐसे रियल लाइफ में आपको मेमोज बनाने पड़ते हैं बहुत सारे। अब बढ़ते हैं सर आगे, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। हाँ, एसेट एक्विजिशन की अकाउंटिंग अलग होगी, वो मैं सेपरेटली सिखाऊंगा,
बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग अपन सीखते हैं। अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। चलो मैं आपको सबसे पहले इसके टाइप्स बता देता हूँ, ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है सर, सबसे पहला होता है मेरा अंडर कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं सर, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आपका सर क्या है सर, एक कंपनी है कंपनी ए और दूसरी कंपनी है सर कंपनी बी। अब जो 2 कंपनी है वो दोनों ही कंपनी किसकी है सर, एक पेरेंट एंटिटी है, दोनों की कॉमन है। क्या है सर, मान लेते हैं रामदेव एंड भैया कंपनी ने जिया एंड कंपनी को क्या किया, एक्वायर किया है, और ये दोनों ही किसके पेरेंट है, दोनों ही किसकी सब्सिडरी है सर, एजे क्लासेस की सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है सर, एजे क्लासेस की। अब सर ये 2 कंपनी ने जब एक दूसरे को एक्वायर किया है तो यहाँ पर कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन लगेगा। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि सेम पेड़ की दोनों जड़ें हैं और आपस में क्या हो रही है सर, एक्वायर हो रही है। सर कॉमन कंट्रोल में होता क्या है ऐसा, देखो जब भी कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन लगता है ना, तो जितने भी एसेट और लाइबिलिटी बुक्स के अंदर लेके जाएगा रामदेव, उसको कैरिंग अमाउंट पे लेके जानी पड़ेगी, वो फेयर वैल्यूएशन नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, नॉट ए कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब एक एंटिटी है सर जो किसकी है, एजे क्लासेस की है, और दूसरी एंटिटी है सर आरएम ग्लोबल की, और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, 2 डिफरेंट ग्रुप है। जैसे एक एंटिटी है सर अपना टाटा एंड कंपनी का और दूसरा है सर मेरा वेस्टर्न एंड ग्रुप का, और दोनों कंपनी एक दूसरे को एक्वायर कर रही है और पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर जो मेथड लगता है उसको बोला जाता है दोस्तों एक्विजिशन मेथड, और एक्विजिशन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, फेयर वैल्यूएशन करना पड़ता है एसेट और लाइबिलिटी का। क्लियर है सर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया टॉपिक। ओके सर, रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है, देखो नॉर्मल एक्विजिशन में मैंने आपको क्या बोला, एक कंपनी दूसरे को खरीदेगी, दूसरी उसमें क्या हो जाएगी सर, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी या अस्तित्व में रहेगा, जो भी करना है। रिवर्स एक्विजिशन में क्या होता है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करती है, लेकिन बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं छोटी कंपनी को। तो इस केस में मेरा लीगल एक्वायरर इज नॉट अकाउंटिंग एक्वायरर। अपने को अकाउंटिंग एक्वायरर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपने को लीगल पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। क्यों, वी आर नॉट एन एडवोकेट, दैट्स इट। ठीक है, चलो समझ में आया सबको, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछिए। ओके सर, तो अब अपन सीखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब बिजनेस एक्वायर होता है तब अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है कॉमन कंट्रोल, एक होता है नॉट ए कॉमन कंट्रोल। तो सबसे पहले कॉमन कंट्रोल की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं सर, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छे हुए ना तो ही आएंगे, क्योंकि उसके अंदर खाली 1+1 करना होता है, जो क्वेश्चन में नंबर दे रखे होते हैं खाली 1+1 करो। लेकिन एक्विजिशन मेथड थोड़ा क्या होता है, ट्रिकी होता है, उसके अंदर एक्विजिशन आता है, NCI आता है, गुडविल आता है, तो PCB आता है, ये सारी चीज़ें होगी। तो 1 by 1 करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं सर स्टेप, वो अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं, और ये सारे स्टेप आपको पता होने चाहिए, इसके स्टेप्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सबसे पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको क्या बोलते हैं सर, एक्विजिशन मेथड अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, चलो बिजनेस कॉम्बिनेशन नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। तो आपके स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आपका स्टेप होगा आइडेंटिफाई एक्वायरर। सबसे पहले आपको एक्वायरर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक्वायरर आइडेंटिफाई करते ही आपको पता चल जाएगा मेरा नॉर्मल एक्विजिशन है या रिवर्स एक्विजिशन है। ठीक है, तो एक्वायरर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे करते हैं सनाया एक्वायरर आइडेंटिफाई, एक्वायरर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी सिखाया था एक्वायरर जिसके पास में कंट्रोल आता है और जो क्या करता है सर, कंसिडरेशन का पेमेंट करता है, दैट विल बी योर एक्वायरर। ठीक है, जिसके पास में क्या आता है सर, कंट्रोल आता है और जो क्या करता है सर, पे करता है मेरा कंसिडरेशन। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या है मेरा, स्टेप 2 बोलता है आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या, एक्विजिशन डेट। आपने कब एक्वायर किया, जिस दिन पर आपने एक्वायर किया उसी दिन पर बुक्स, उसी दिन का फेयर वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए एक्विजिशन डेट बहुत जरूरी है। गलत डेट सेलेक्ट करी, गलत डेट का फेयर वैल्यू ले लिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन पानी में चला जाएगा आपका। तो एक्विजिशन डेट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं सनाया, डेट जब आप क्या करते हो,
कंट्रोल ऑब्टेन करते हो। जिस दिन आपके पास में गाड़ी का कंट्रोल, जिस दिन जिया से मैंने गाड़ी छीन ली, ठीक है, चाबी मेरे हाथ में आ गई, दैट विल बी डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, अब चाहे जिया रोती रोती पापा को बुलाए या किसी को भी बुलाए, गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास में आ चुका है। ओके, भले ही वो पापा की परी हो। चलो, अब मेरे को एक एग्जांपल दो। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको आपने एक्वायर किया और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है सर, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जब आपके पास में कंट्रोल आया। और कंट्रोल कब आएगा, जब गवर्नमेंट अप्रूवल देगा। जिस दिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, दैट विल बी योर डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, चलिए स्टेप 3 क्या होता है। अब आपने क्या किया, एक्वायरर पता कर लिया, कौन एक्वायरर है सर, सौरभ सर। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन आपको पता चली, कौन सी डेट है सर, आज की डेट, आज डेट सो एंड सो, सन सो एंड सो, विक्रम संवत सो एंड सो पर सनाया ने सौरभ सर को गाड़ी दी है। अब बात करते हैं सर परचेज कंसिडरेशन की। फोगट में देती तो बिजनेस कॉम्बिनेशन लगता ही नहीं, दे देती तो अपन पढ़ते भी नहीं, बट नहीं देगी वो, तो बोली सर पैसा दो। तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या सर, परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे सर इसको, पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पूरा लिख देता हूँ। चलो, ये क्या है सर, परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन है। चलो, अब परचेज कंसिडरेशन के कितने पार्ट होते हैं। परचेज कंसिडरेशन खाली इतना ही होता है कि मैंने जिया को कैश दे दिया, खत्म नहीं। परचेज कंसिडरेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कैसे, देखो नोट करो आप। परचेज कंसिडरेशन में सबसे पहले आता है, अगर आपने कैश पेड किया, इसको भी इंक्लूड करना है। आपने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन के सामने कोई दूसरा एसेट ट्रांसफर कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, तो उसको भी इंक्लूड करना है। बट कौन सी वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर। सनाया ने बोला, मैंने बोला सनाया मुझे आपकी कार पसंद आ गई, दे दो। तो बोला ठीक है सर, बदले में आप मुझे अपनी कार दे दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो जो भी एसेट मैंने ट्रांसफर करी ना, तो परचेज कंसिडरेशन में उसका फेयर वैल्यू भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगला आता है सर इक्विटी शेयर इशू। मैंने क्या किया, जिया को बोला, जिया जिया रे जिया, जिया जिया रे जिया, अपनी कार मुझे दिया रे दिया, तो बदले में मैं तुझे कैश नहीं दूंगा, सामने तू क्या कर, एजे क्लासेस के इक्विटी शेयर ले ले, जितनी होल्डिंग मेरी है उसमें से मैं तेरे को थोड़ा सा दे देता हूँ। तो क्या सर वो भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। यस दोस्तों, डेफिनेटली वो भी बनेगा। सिंपल सी बात है ना, कैश के बदले में मैंने दिया है तो वो भी बन जाएगा। इक्विटी शेयर अगर मैंने इशू किया, किसको सर, जिया जिया रे जिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इक्विटी की जगह अगर मैंने डिबेंचर दे दिया तो यस सर, उसको भी इंक्लूड करना है। सर इसकी जगह अगर कोई डेफर्ड कंसिडरेशन आ गया तो सर ये क्या होता है डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब होता है ऐसा कंसिडरेशन जो क्या होता है सर, डेफर होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको भी इंक्लूड करना है। यस सर, कैसे करना है, उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब जिया को मैं क्या कर रहा हूँ सर, फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में कुछ पेमेंट करूँगा किसी चीज़ के लिए, हो सकता है XYZ, मैंने कोई लाइसेंस खरीदा जिया से। अब देखो इस पर भी मैंने काम किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती थी, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कंपनी काम करती थी सर हाईवे प्रोजेक्ट्स का। उसके पास में क्या मिलता, उसको क्या मिलता था सर, हाईवे का टोल कलेक्शन का राइट मिलता था। ओके, टोल कलेक्शन राइट, क्लास खत्म होने के बाद में मैं फुल फ्लेज एग्जांपल कराऊंगा उसका। टोल कलेक्शन जो राइट उसको मिलता था, अब उसके अंदर उसने क्या किया, उसने अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को बेचा। ओके, अब जो लाइसेंस का पीरियड था मान लो 20 साल का था, तो मैंने उसको परचेज कंसिडरेशन दे दिया और 20 साल का लाइसेंस मैंने ले लिया। लेकिन जब पीसी मैंने उसको दिया ना, तब सामने उसने मेरे को बोला सौरभ सर, मैंने बोला हाँ सर, तो उसने बोला सौरभ सर हमारा गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हम इस 20 साल को क्या करने वाले हैं सर, एक्सटेंड करवाने वाले हैं फर्दर 10 ईयर्स के लिए। तो मैंने बोला ओके सर। तो मैंने बोला चांसेस कितने हैं इसके, बोले सर चल रहा है। अब गवर्नमेंट का काम आपको पता ही है, चलता रहता है, हाँ, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो सर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट सेल कर रहा हूँ, सामने आप मुझे पैसा दे रहे हो, लेकिन कल को गवर्नमेंट ने 10 साल और बढ़ा दिया तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। आप तो मुझे 20 साल के लिए पैसा दे रहे हो, तो मुझे तो एडिशनल पैसा चाहिए। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मैं आपको एडिशनल पैसा अभी दे दूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा, कल को गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, जिया रे के पास तो जा नहीं सकता, वो तो वैसे ही मना कर देती है सर मैं नहीं दूंगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डेफर्ड कंसिडरेशन का एक प्रोविजन आता है जो क्या बोलता है, जब कोई फ्यूचर इवेंट, कोई फ्यूचर कंडीशन फुलफिल होती है जिसके कारण आपके बिजनेस का रिन्यूअल बढ़ता है, और उस केस में जब आप सामने वाले पर्सन को पेमेंट करोगे तो आज की डेट पर आप उसको जितना भी पेमेंट करोगे वो अमाउंट तो डिसाइड होगा ना। कल को 10 साल बढ़ गया तो वो मेरे को बोलेगा कि 5 लाख रुपए मेरे को और दे देना, तो 5 लाख रुपए मुझे आज पता है कि मेरे को देना है। अगर 10 साल का टाइम पीरियड बढ़ जाता है मेरे लाइसेंस का, तो उस 5 साल का आज प्रेजेंट वैल्यू में निकालूंगा और पीसी में मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है सबको।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला आता है सर कंटीजेंट कंसिडरेशन। ये क्या होता है? कंटीजेंट कंसिडरेशन। कंटीजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं मेरे ऊपर क्या चल रहा था सर, एक कोर्ट केस चल रहा था, मेरे ऊपर नहीं, सामने वाली पार्टी के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था और मैंने उसका बिजनेस एक्वायर किया। ओके, अब सामने वाली पार्टी को जब मैंने पैसे दिया ना तो बोला कि सर ये कोर्ट केस चल रहा है और वो कोर्ट केस की चांसेस है कि हम लोग जीतेंगे। क्या है सर? हम लोग जीतेंगे और सामने वाली पार्टी से हमको कंपनसेशन मिलेगा सर 500 करोड़ रुपए। कितना मिलेगा सर? ये छोटा अमाउंट ही है बड़ी बड़ी कंपनी के लिए, 500 करोड़ 600 करोड़, तो इतना उनको मिलने वाला है। तो वो बोला कि आप मुझे जो पीसी दे रहे हो उसमें तो वो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई कंटीजेंट है ना, कंटीजेंट है, कल को नहीं मिला तो तू तो मेरे से पैसा लेके भग जाएगा। तो बोला कोई बात नहीं, कंटीजेंट कंसिडरेशन आप मुझे बाद में दे देना, ठीक है। तो जितना भी कंटीजेंट कंसिडरेशन होता है उसको भी पीसी का पार्ट आपको बनाना पड़ता है। अभी खाली बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, बाद में इन डिटेल में एक एक पॉइंट समझना है अपने को इन डिटेल में। अगला आता है सर ईसोप। क्या आता है सर? ईसोप। ईसोप का जितना भी इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है प्री कॉम्बिनेशन, एक होता है सर पोस्ट कॉम्बिनेशन। प्री कॉम्बिनेशन आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ओनली प्री कॉम्बिनेशन, पोस्ट कॉम्बिनेशन नहीं आता है। अगला आता है सर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप राइट्स। ये क्या होता है सर? ये क्या है सर? ये 14 फरवरी का पुरस्कार है जो कंपनियों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है सर? 14 फरवरी का पुरस्कार दिया जाता है। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप राइट। सर आप कुछ भी बोलते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है, मान लेते हैं कि मैंने GIN कंपनी को एक्वायर किया। अब GIN कंपनी को जब मैंने एक्वायर किया ना तो उससे पहले मेरा उसके साथ में क्या चल रहा था सर? एक रिलेशनशिप चल रहा था। कैसा रिलेशनशिप? मतलब हम दोनों आपस में कस्टमर, मतलब मैं कस्टमर था उसका और वो मुझे क्या करती थी सर? माल सप्लाई करती थी। तो हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप चलता था जिसके तहत वो मेरे को माल सप्लाई करती थी और मैं उसको क्या करता था सर? सेल करता था। अब एक चीज़ बताओ, अब आपको भी पता होगा बिजनेस के अंदर क्रेडिट के अंदर ही चीज़ें चलती है, ठीक है ना, कभी भी कैश बेसिस पे तो बहुत कम चलता है। अब जब मैंने इसके बिजनेस को एक्वायर किया ना तो उस केस में क्या हुआ? ऑलरेडी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो चल रहे थे, ठीक है। तो उस केस में जितना भी अमाउंट पेंडिंग था जो मुझे उसको पे करना था, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस परचेज कंसिडरेशन का वो पार्ट बनेगा, ओनली प्री एग्जिस्टिंग। पोस्ट एक्विजिशन उसका पार्ट नहीं बनेगा। पोस्ट एक्विजिशन तो क्या हो जाएगा सर? इंटर कंपनी एलिमिनेशन हो जाएगा वो तो, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया पूरा? एक एक चीज समझ भाई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको सॉल्व करके बताना है पीसी कितना आएगा। ओके चलो नोट करो एग्जांपल। कंपनी ए एक्वायर कंपनी बी। कैश कितना दिया है? ₹10 लाख। शेयर्स इशू किया है ₹5 लाख। डेफर्ड पेमेंट कितना होगा? इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू में करके ही दे रहा हूँ, चलो नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू आपको करना पड़ता है। 5 लाख रुपीज़। बोलो अब इसमें आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा मेरा परचेज कंसिडरेशन। ओके सो तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया दोस्तों? 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 17 लाख। नाउ द थिंग इज, ये जो डेफर्ड पेमेंट है ये क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू है। तो मान लो 10 साल बाद मेरे को पेमेंट करना है तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके एक जो भी अमाउंट लाइबिलिटी होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, उस पर खड़ा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया जाता है सर? इनिशियली ये रिकॉर्ड होता है पीवी के ऊपर, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और इसको मेरे को ट्रीट क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे ट्रीट करना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और इसको मैं क्या करता हूँ सर? मेजर किसके ऊपर करता हूँ? इसको मुझे मेजर करना पड़ेगा अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर। अमोर्टाइज कॉस्ट पता है ना आपको, लीज के अंदर कैसे करते थे? इंटरेस्ट फिर प्रिंसिपल निकलता था, फिर क्लोजिंग अमाउंट आता था, हर साल अमोर्टाइज करना पड़ेगा मेरे को इसके ऊपर। लोन का आता है, लोन का टेबल बनाना, सेम वैसे ही बनाना है इसको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए आप लोग। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन अपन ने ये सारी चीज़ें इन डिटेल में डिस्कस कर ली है। ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, इनिशियली क्या होगा सर? पीसी का पार्ट बनेगा और उसके बाद में फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा और एसीएम पर मेरे को इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा।
अब सर कंटीजेंट कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है? कंटीजेंट कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट कैसे करना पड़ता है? कंटीजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। ओके, वेदर इट विल बी योर प्रॉफिट, टारगेट्स, एक्स वाई जेड, सो एंड सो एंड सो एंड सो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, शेयर प्राइस भी हो सकता है। अब सर इनिशियली आपको रिकॉग्नाइज क्या करना पड़ता है? कंटीजेंट कंसिडरेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही कौन सा भी हो। अभी अपन पढ़ रहे हैं एसेट एक्विजिशन। एसेट एक्विजिशन के अंदर कंटीजेंट लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है और आपको फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट कंटीजेंट लायबिलिटी की भी सेपरेटली लेनी पड़ती है। हमारे क्लाइंट पे ऐसा हुआ था, जब उसका पीसी का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे ना, तो उसने क्या किया, सारे इंस्ट्रूमेंट का उसने फेयर वैल्यू करके दे दिया हमको, बट एक ट्रांजेक्शन ऐसा था जो कंटीजेंट था, जिसका पैसा हमको किसी इवेंट के सक्सेसफुल होने के बाद में देना था, तो उसका फेयर वैल्यू उसने किया ही नहीं था, तो हमने फिर सेपरेटली बाद में करवाया था। तो क्या होता है, इनिशियली आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है फेयर वैल्यू पे, बट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, पीसी का पार्ट बनाओ। और ईच ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल एवरी ईच ईयर एंड में क्या करना पड़ेगा आपको, इफ़ इट इज़ पेएबल इन कैश और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बनेगा। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, देखो कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन दो बातें होगी। क्या बातें होगी, जो भी मेरे को क्या करना है, कंटीजेंट कंसिडरेशन का पेमेंट करना है, वो करना कैसा है, कैसे करना है। अगर मैं उसको कैसे पे कर रहा हूँ सर, अगर मैं उसको पे कर रहा हूँ कैश के अंदर पे कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको कैसे पे कर रहा हूँ सर, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स के सामने कैसे पे कर रहा हूँ सर, या तो अगर मैं पे कर रहा हूँ कैश में, या फिर कैसे पेमेंट होने वाला है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर। वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर मैंने फिक्स नहीं किए कि मैं आपको 10,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, 20,000 शेयर दूंगा। मैंने आपको खाली कितना बोला, मैं 2 लाख रुपए के शेयर्स दे दूंगा, और शेयर्स की प्राइस तो क्या होती है सर, वोलेटाइल होती है, तो 2 लाख रुपए में कितने भी शेयर आ सकते हैं, तो ये क्या हो गया सर, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर। तो इस केस में मेरे को कंटीजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बुक्स के अंदर, और ये क्या होगा सर, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जाएगा, ओसीआई नहीं जाएगा, ओसीआई नहीं जाएगा, या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जाएगा। पीएनएल और ओसीआई का मतलब पता है ना आप लोगों को, नहीं पता, पहली क्लास में बताया था मैंने। ओसीआई क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और पीएनएल क्या होता है, नॉर्मल पीएनएल जो आप पढ़ते हो। तो ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जाएगा। ओके, दूसरा, अगर आप क्या करते हो, जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है उसके अंदर सामने आप क्या दे रहे हो सर, इक्विटी शेयर देने वाले हो। क्या देने वाले हो, इक्विटी शेयर नहीं, कुछ भी मान लेते हैं आप, कोई भी शेयर्स देने वाले हो, और वो शेयर्स क्या है सर, फिक्स नंबर है, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर। मतलब मैंने सनाया को बोल दिया कि मैं तेरे को 2,000 शेयर्स दूंगा, अब 2,000 कितने भी रुपए के हो सकते हैं, तो फिक्स शेयर्स दे दिया, तो मेरे को ये कंटीजेंट कंसिडरेशन को बुक्स में किस पे दिखाना है सर, देखो इनिशियली तो फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, कुछ भी हो, इक्विटी हो, लायबिलिटी हो, कुछ भी हो। आगे की बता रहा हूँ, आगे अगर आप वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स देते हो या कैश देते हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओके, और फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एफपीटीपीएल के थ्रू। और लेकिन अगर मैं बाद में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियली तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा, बाद में वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में आपको पता है अपन क्या करते हैं, कभी भी रीअसेसमेंट नहीं करते, जिस प्राइस पर इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया लास्ट तक उसी पे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। चलो इन दोनों का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ए will pay ₹5 lakh if profit achieve, अगर प्रॉफिट अचीव हो जाता है मेरा तो मैं क्या करूंगा सर, जो भी मैंने प्रॉफिट का टारगेट दिया 5 लाख रुपए एडिशनल दूंगा। तो मैंने क्या किया, इनिशियली मेरे को फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना है इसका, तो मैंने फेयर वैल्यूएशन कराया। मैंने क्या किया, एक फेयर वैल्यूअर को अपॉइंट किया और इनिशियल रिकॉग्निशन करवाया। इनिशियली इसका फेयर वैल्यू कितना आया सर, 3 लाख रुपए फेयर वैल्यू आया, और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद में फेयर वैल्यू कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। तो चलो बताओ इनिशियली बुक्स में मैं कितने पे रिकॉग्नाइज करूँ ये कंटीजेंट लायबिलिटी, कितने पे रिकॉग्नाइज करूँ, 5 लाख, 3 लाख। क्यों रिकॉग्नाइज करना है 3 लाख पे, क्योंकि आपने बोला था कि फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। और ईच ईयर के एंड पे मुझे किस पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ईच ईयर एंड पे। अब सर देखो ये क्या है, मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी की इक्विटी है, मैं क्या पे कर रहा हूँ सर, 5 लाख रुपीज़
सीधा सीधा बोला है 5 लाख रुपीज़ मतलब कैश पे करूंगा, तो ये क्या हो गया मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कैसे दिखाते हैं अपन, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो हर एवरी ईयर पर आपको पीएनएल गेन एंड लॉस पीएनएल में डालना, ओसीआई में नहीं। तो यहाँ पर मेरे को कितना गेन एंड लॉस हो गया, गेन कैसे हो गया भाई, लाइबिलिटी बढ़ गई, पहले 3 लाख भरने थे अब 4 लाख भरने हैं, तो 1 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन 1 लाख रुपीज़, ये क्या हो गया, लॉस। और ये लॉस कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा। गलती मत करना, यहाँ गलती मत करना, बोल रहा हूँ पिन पॉइंट है, ओसीआई में नहीं जाएगा, पीएनएल में जाएगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, भर भर के गलती करते हैं, ये मेरा 5 साल का अनुभव है, ये पीएनएल में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इक्विटी की। इक्विटी में चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ए है, विल इश्यू 10,000 शेयर्स इफ टारगेट क्या हो जाए सर, मीट हो जाए। फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट कितना है, 3 लाख रुपीज़ है। आफ्टर 1 ईयर वैल्यू कितना हो गया, 4 लाख हो गया। ठीक है, चलो अब बताओ इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। इनिशियल रिकग्निशन कैसे करूँगा मैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी को इनिशियली बोलो 3 लाख पर, चलो एंड ऑफ 1 ईयर, या ये चाहिए कितने पे दिखाऊं, 4 लाख रुपए हो गया। तो क्या हो गया सर, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। लॉस पीएनएल में डालूं, नहीं, क्यों नहीं डालूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या इशू किया, इक्विटी। और इक्विटी फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, और फिक्स होता है तो कौन सा मेथड लगता है, इक्विटी। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कभी भी रीमेजरमेंट नहीं होता है, नो री मेजरमेंट, कोई भी रीमेजरमेंट यहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो लिख रहा हूँ ना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो यहाँ पर मैं कितने पे दिखाऊंगा सर, 3 लाख पे ही दिखाऊंगा, कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला। बोलो सर, समझ में आया सबको, ये बहुत बढ़िया पॉइंट था, ये सबको समझ में आना बहुत ज़रूरी था। ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम के थ्रू समझाया है, और इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू सेपरेटली मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया ताकि आपको याद रहे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कंटीजेंट कंसिडरेशन पेएबल टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरी कंपनी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है सर, जिया की कंपनी को क्या रामदेव एंड भैया कंपनी ने क्या कर लिया सर, एक्वायर कर लिया। अब जिया एंड कंपनी के शेयर होल्डर तो होंगे ही। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं ओनली एम्प्लॉय शेयर होल्डर की, जनरल शेयर होल्डर की नहीं। जिया एंड कंपनी ने अपनी कंपनी के शेयर जो एम्प्लॉय थे उसको भी ईशॉप इशू किया होगा। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया सर, एम्प्लॉय भी क्या होंगे सर, शेयर होल्डर होंगे। अब उस केस में जितने भी एम्प्लॉय शेयर होल्डर है उनका क्या होगा, देखो चलो, इफ इट इज पेएबल टू देम फॉर ब्रिंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी आफ्टर एक्विजिशन ऑल्सो, तो उस केस में क्या होगा। चलो इसको डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर अपन टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जिया, ओके चलिए। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। चलो तो कैसे करना है अपने को, यहाँ पर पेमेंट किसको देना है सर, एम्प्लॉय शेयर होल्डर को पेमेंट देना है। किसकी सर, जो भी पुरानी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, उसके जितने भी एम्प्लॉय शेयर होल्डर है उसको आपको पेमेंट करना है। कैसे सर, जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, मान लेते हैं जिया एंड कंपनी के प्रमोटर्स हैं, क्या है सर, प्रमोटर्स हैं। इसके 2 पार्ट बनाते हैं, पहले पार्ट वन पेड फॉर एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ये क्या हो गया, मतलब जो जिया एंड कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय क्या हो गया सर, रामदेव एंड भैया एंड कंपनी को चले गए, मतलब वो एम्प्लॉय पुरानी कंपनी से नई कंपनी में क्या हो गया सर, टेक ओवर कर लिया है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, सर्विस कंडीशन भी अप्लाई हो गई, सर्विस कंडीशन अप्लाई हो गई। एग्जाम्पल, प्रमोटर, ऐसा क्यों होता है, जब पुरानी कंपनी के जो भी की एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, प्रमोटर्स होते हैं ना, उनको पुरानी कंपनी के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो नई कंपनी क्या कर लेती है, पुराने एम्प्लॉयज़ को भी साथ में ले लेती है। ठीक है, और लेना ही पड़ेगा, नहीं लेगी तो क्या बिजनेस तो होगा ही नहीं, है ना। बिजनेस की डेफिनेशन के लिए बोला गया है ना, प्रोसेस होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। जो प्रमोटर्स थे विल गेट रुपीज़, विल गेट है ना, बिल गेट नहीं है, चलो क्या है सर, 10 लाख रुपीज़ ओनली इफ
ही कंटिन्यू जॉब फॉर 3 ईयर्स, अगर वो 3 साल और जॉब करेंगे हमारी कंपनी में तो उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। तो ये जो पेमेंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है सर? सर्विस कंडीशन के लिए हो रहा है। तो क्या ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा सनाया? नहीं बनेगा। क्यों? इसका बिजनेस से क्या लेना देना? आज वो बंदा छोड़ के चला गया तो मैं उसको कुछ भी रुपया नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा सर? कुछ भी रुपया नहीं दूंगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर? क्या ये पीसी का पार्ट बनेगा? नहीं। ये देखो, नहीं, ये जो नहीं है ना, ये पीसी का पार्ट, ये लाल में लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे, इमेजिन रहे कि जो भी सर्विस कंडीशन होता है वो पीसी का पार्ट नहीं बनता है। अब सर इसका करना क्या है? अब जो मैं इसको पेमेंट करूंगा, इंडेक्स 102 पढ़ाया मैंने आपको? हाँ सर, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो पीएनएल में। क्या करो दोस्तों? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो। तो ये क्या हो जाएगा सर? इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीटेड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और ये कहाँ जाएगा सर? पीएनएल में जाएगा। कहाँ जाएगा सनाया? पीएनएल में जाएगा। चलो ओके। तो आपको करना क्या है? अगर आप कर रहे हो सर पेमेंट, मान लेते हैं यहाँ अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप पेमेंट कर रहे हो सर किस चीज़ का? आप पेमेंट कर रहे हो कि मैं आपको 9 लाख रुपए दूंगा ओवर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? मैंने आपको 102 में सिखाया है ना, अपन हर साल क्या करते हैं? लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर सेकंड ईयर में फिर लाइबिलिटी आएगा, फिर सेकंड ईयर का लाइबिलिटी, फर्स्ट ईयर का लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस पीएनएल में चार्ज होता है। सर्विस कंडीशन, एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, इंडेक्स 102 जाके देखो अगर जिसने भी नहीं देखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? हर साल 3-3 लाख रुपए का खर्चा रिकॉग्नाइज करूँगा बुक्स के अंदर। ठीक है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा मेरा पीएनएल के अंदर। इसका कोई भी लेना देना नहीं है किससे सर? परचेज कंसिडरेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके ओके। अब बात करते हैं सर मेरा पार्ट 2, केस 2 या पार्ट 2, जो भी आपको बोलना है। पार्ट 2, पार्ट 2 क्या बोलता है सर? पार्ट 2 बोलता है आप क्या कर रहे हो सर? पे कर रहे हो एज अ शेयर होल्डर। आप एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं कर रहे हो। आप किसको पे कर रहे हो सर? ओनली शेयर होल्डर। वो कंपनी में कोई लेना देना नहीं है उसका, आप शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो। तो अब इस केस में क्या होगा? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कांट बी फॉरफिटेड। इसका मतलब क्या हो गया? कांट बी फॉरफिटेड मतलब कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? स्टिल गेट मनी। इसका मतलब क्या हो गया? उसको फिर से पैसा मिलेगा। इवन इफ एम्प्लॉय लीव स्टिल गेट मनी। तो सर ये पीसी का पार्ट बनेगा क्या? यस सर, ये प्रियंका चोपड़ा का पार्ट बन जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, जो पहला वाला पार्ट था ना, उस केस में आप क्या कर रहे थे? कहाँ गया? हाँ ये रहा। इस केस में क्या था? एकदम सिंपल था। जो पेमेंट कर रहा हूँ वो मैं किसको कर रहा हूँ? ओनली एम्प्लॉय को कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट कर रहा हूँ ना, वो किसको कर रहा हूँ सर? शेयर होल्डर को। और वो जो शेयर होल्डर क्या है सर? एम्प्लॉय भी है। वो शेयर होल्डर क्या है सर? एम्प्लॉय भी है। अब जो मैंने पैसा दिया है, शेयर होल्डर एम्प्लॉय को जो पैसा दिया है, ठीक है, मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल में 9 लाख रुपीज़ दिया है, उसमें कोई सर्विस कंडीशन नहीं है। अगर आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रुकोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, नहीं रुकोगे तो भी आपको 9 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सर्विस कंडीशन नहीं है। वो पैसा मैंने उसको परचेज कंसिडरेशन के जैसे ही दिया है, तो वो पीसी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट 2 इसका है ना, एकदम ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट से कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है अपना। सेकंड आता है सर कैन बी फॉरफिटेड। कैन बी फॉरफिटेड का मतलब क्या हो गया? कैन बी फॉरफिटेड का मतलब हो गया, अगर रामदेव क्या करता है? चालाकी करता है। रामदेव क्या करता है सर? चालाकी करता है, जो कि वो करता है, हर दिन करता है 10 मिनट लेट आके। तो यहाँ पे क्या करता है रामदेव? एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है। तो एम्प्लॉय अगर छोड़ के जा रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा? रामदेव बोलता है चल निकल, मैं उसको पेमेंट क्या कर दूंगा? उसका कैंसिल कर दूंगा। मैं उसको पेमेंट नहीं दूंगा। अगर वो सर्विस में नहीं रहता है तो मैं उसको पेमेंट नहीं दूंगा। तो सर क्या वो पीसी का पार्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्या बनेगा सर? पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसको आपको क्या ट्रीट करना है सर? इसको आपको ट्रीट करना है एज अ सैलरी। कैसे ट्रीट करोगे भाइयों? एज अ सैलरी, एज ए एम्प्लॉय एक्सपेंस आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया सबको? वापस से बताता हूँ। अगर आपका क्या है सर, पार्ट 1 में मैंने आपको बोला ओनली एम्प्लॉय है,
और सर्विस कंडीशन स्पेसिफाई है। अगर आप बिजनेस में रहोगे 3 साल के लिए तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आपका पीसी का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो सर्विस कंडीशन है, और सर्विस कंडीशन कहाँ जाती है दोस्तों? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। दूसरा आप क्या हो सर? एम्प्लॉय तो वही हो, एम्प्लॉय के साथ में आप शेयर होल्डर भी हो। यहाँ पे 2 चीज़ें होगी। पहला, जो आपको पैसा मिल रहा है वो क्या होगा सर? कंपनी कभी भी फॉरफिट नहीं कर सकती। मतलब रामदेव अगर कंपनी छोड़ के जा भी रहे हैं तो भी आपको मिलेगा, कंपनी में रहेंगे तो भी आपको मिलेगा। तो ये पीसी का पार्ट बन जाएगा। दूसरा, कैन बी फॉरफिटेड, मतलब अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर उसको पैसा नहीं देगा। तो जो पैसा दिया जा रहा था वो किस चीज़ का पैसा था सर? वो पैसा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पैसा था, परचेज कंसिडरेशन का पैसा कभी था ही नहीं। समझ में आया सबको? ओके सर, चलो तो मैं आपको क्या करता हूँ दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी अपन ने सीखे उससे रिलेटेड कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपने कर लिया तो मैं मान जाऊँगा आपको समझ में आ गया, आप नहीं कर पाए तो मैं मान जाऊँगा आपको वापस से लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर एग्जाम्पल में क्या है? कंपनी ए एक्वायर बी, ठीक है, कैश दिया है कितना? 10 लाख रुपीज़ का। कंटीजेंट कंसिडरेशन है कितना? ₹5 लाख इन कैश, जिसका फेयर वैल्यू कितना है? 3 लाख रुपीज़। ये हो गया सर 4 लाख रुपीज़ का मैं पेमेंट पेएबल है ओनली इफ CEO स्टे फॉर 2 years। इफ ही स्टे फॉर 2 years। आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है, कैलकुलेट करो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट एंड अदर चार्जेस टू P&L। ये आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये आपका MCQ है 2 नंबर का। चलिए अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन में कैश आएगा, यस सर। कंटीजेंट कंसिडरेशन को कैसे दिखाते हैं सर? फेयर वैल्यू पर। तो फेयर वैल्यू कितना है मेरा? 3 लाख रुपीज़। ओके, अगला क्या है सर? 4 लाख का पेमेंट होगा अगर CFO 2 साल के लिए रहता है। तो CFO कौन है सर? एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय शेयर होल्डर है। उसको पैसा कब मिलेगा सर? अगर वो 2 साल रहता है। तो 2 साल के लिए क्या कंडीशन हो गई? अगर वो 2 साल के लिए रहेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पीसी का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्या है? मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। तो पीसी कितना हो गया भाइयों और बहनों? पीसी हो गया सर मेरा 10 लाख प्लस 3 लाख इक्वल्स टू 13 लाख रुपए। और ये जो 4 लाख रुपए का एक्सपेंस है ये कहाँ जाएगा सर? ये P&L के अंदर जाएगा, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 years में ये P&L में क्या होगा सर? चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यही खत्म नहीं होता है। अब बात आती है सर अगले साल की। ईयर एंड पे क्या होगा? ये तो स्टार्टिंग में मैंने बताया। ईयर एंड पे क्या होगा? ईयर एंड पे ये कंटीजेंट लायबिलिटी का 5 लाख रुपए है। ये 5 लाख रुपए का फेयर वैल्यू कितना है सर? 3 लाख रुपए। अभी बाद में ये जाकर के 4 लाख रुपए हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़ का लॉस आप कहाँ दिखाओगे सर? P&L में दिखाओगे। ठीक है, क्योंकि इसको तो फेयर वैल्यू पे ही दिखाना था। ओके, समझ में आया सबको? चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ESOP SBB अवार्ड ऑफ एक्वायरी कंपनी। अब ये क्या होता है? अब इसके अंदर क्या होता है? 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट अवार्ड और दूसरा होता है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। उससे पहले समझो ये होता है क्या है। कंपनियां क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP इशू करती है। क्या करती है सर? ESOP इशू करती है, जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब सर क्या होता है? एक्वायरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय है जिसके पास में ये ऑप्शंस होते हैं, अब ये ऑप्शन अभी तक वेस्ट नहीं हुए तो आपके पास में शेयर्स तो मिले नहीं होंगे। तो जो ऑप्शन आपके पास में थे पुरानी कंपनी के, अब इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट अवार्ड, एक होता है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। रिप्लेसमेंट अवार्ड के अंदर क्या होता है? रिप्लेसमेंट अवार्ड के अंदर एक्वायरर रिप्लेस कर देता है एक्वायरी ESOP को अपनी कंपनी की ESOP के साथ में। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन रिप्लेसमेंट, मतलब पुरानी कंपनी के शेयर्स ही, पुरानी कंपनी के ऑप्शन ही चले आते हैं। अब इसमें क्या होगा? रिप्लेसमेंट अवार्ड के अंदर जितना भी पुराना होगा ना सर, पुराना ESOP, वो क्या हो जाएगा सर? ओल्ड ESOP, वो पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ता है। और जो एक्वायरर होता है वो क्या करता है सर? एक्वायरर इशू करता है
क्या इशू करता है सर? न्यू ईशॉप, नए ईशॉप इशू करता है। और नॉन रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? नॉन रिप्लेसमेंट वाला कहाँ गया? आई थिंक ये इसका होगा, टेबल गलत है, ये इसका है। नॉन रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? एक्वायरर यहाँ पर रिप्लेस नहीं करता है, जितना भी एक्वायरी का ईसोप था उसको क्या करता है सर? कंटिन्यू करता है। शेयर्स इशू बाय एक्वायरी इटसेल्फ यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं और उसी को ही मैच्योरिटी तक आपको क्या करना पड़ता है? होल्ड करना पड़ता है। अब आपको क्या करना पड़ता है? इसके अंदर स्प्लिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्प्लिट करना पड़ता है। प्री एक्विजिशन पीरियड का कितना है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का कितना है। यहाँ पर देखो रिप्लेसमेंट में स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वैसे भी पुराना कैंसिल करके नया देने वाले हैं, है ना। तो पोर्शन ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड रिलेटेड टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड कैसे निकालना है, पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड कैसे निकालना है, ये अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, चलो इसको अपन सीखते हैं। कैसे सीखेंगे सर? पहले अपन बात करते हैं रिप्लेसमेंट अवार्ड की, फिर अपन बात करेंगे सर नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड की। रिप्लेसमेंट में क्या होगा? अब प्री एक्विजिशन का जितना है वो मैं क्या कर रहा हूँ सर, रिप्लेसमेंट में क्या करता हूँ, पुराना कैंसिल करता हूँ और नया इशू करता हूँ, है ना। तो पुराने पीरियड का जितना है वो किसका पार्ट बनेगा? पीसी का पार्ट बनाना पड़ेगा ना। उसको कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया मेरा प्री कॉम्बिनेशन पीरियड। क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का मतलब होता है सर सर्विस पीरियड बिफोर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से पहले का पीरियड होता है प्री कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन के बाद का पीरियड होता है सर पोस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए रिप्लेसमेंट अवार्ड। रिप्लेसमेंट अवार्ड क्या होता है? इसके दो पार्ट होंगे। पहला होगा सर मेरा प्री कॉम्बिनेशन पोर्शन, और प्री कॉम्बिनेशन पोर्शन किसका पार्ट बनेगा? परचेज कंसिडरेशन का। ठीक है, तो ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एक्विजिशन डेट पर जितना भी पुराना है उसको कैंसिल करके हम नया इशू करते हैं। तो जितना भी पुराना कैंसिल किया उसको पीसी का पहले पार्ट तो बनाओ, जैसे फोकट में उड़ थोड़ी जाएगा, एम्प्लॉय को कुछ तो चाहिए ना। तो पीसी का पार्ट बन जाएगा, बट कितना बनेगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ईसॉप, उसको आपको क्या करना पड़ता है? इनटू करना पड़ता है कंप्लीटेड वेस्टिंग पीरियड। पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, कंप्लीटेड वेस्टिंग पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। ये कैसे निकाला सर? सिंपल है, देखो मान लेते हैं टोटल वेस्टिंग पीरियड था मेरा कितना? 10 साल। 5 साल प्री एक्विजिशन का है तो 5 कंप्लीट हो चुका है। 5 डिवाइड बाई 10 इंटू जो ओरिजिनल ईसॉप था उसका फेयर वैल्यू कितना है डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर, जितना अमाउंट आएगा वो क्या होगा? प्री एक्विजिशन का होगा और उसको आपको पीसी का पार्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? समझ में आया? चलो अगर इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से समझना। मान लेते हैं मेरे पास में सर फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप कब का है सर? मान लेते हैं फेयर वैल्यू ईसॉप आपको दे रखा है फेयर वैल्यूशन डेट पर, एक्विजिशन डेट पर 1 लाख रुपीज़। ओके, टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है मेरा? मान लेते हैं सर 4 साल का है। और कंप्लीट कितना हो गया सर अभी तक? कंप्लीटेड बिफोर एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले कितना कंप्लीट हो चुका है? 2 ईयर्स हो चुका है। बोलो यहाँ पर आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है सर प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का अमाउंट कितना होगा और पीसी का पार्ट कितना बनेगा। बताओ कितना होगा और कितना पीसी का पार्ट बनेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? 1 लाख रुपीज़ फेयर वैल्यू है इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया सर? 50,000 रुपये। और ये 50,000 रुपये किसका पार्ट बनेगा सर? पीसी का, पार्ट ऑफ पीसी। बाकी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं सर पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का। पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड क्या होगा सर? पोस्ट कॉम्बिनेशन पोर्शन। पोस्ट कॉम्बिनेशन पोर्शन क्या होगा सर मेरा? क्या होगा सर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बनेगा। क्या बनेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बनेगा। कैसे बनेगा सर?
सिंपल है, जितना भी वो नया इशू करेगा अपनी कंपनी का दैट विल बी गोज टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और ये कहाँ जाता है सर, पीएनएल के अंदर जाता है। और कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, रिमेनिंग पीरियड का। जो नया इशू करेगा ना वो रिमेनिंग 2 ईयर्स के लिए इशू करेगा, ठीक है। तो ये रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड के लिए इशू किया जाता है। तो इसका अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट होगा फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट ईशॉप कितना है, जितना ईशॉप आप इशू कर रहे हो रिप्लेसमेंट में उसका फेयर वैल्यू कितना है, उसमें से आपको प्री कॉम्बिनेशन पोर्शन माइनस कर देना है। जितना भी बचेगा वो आप रिकॉग्नाइज करोगे मेरे रिमेनिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए, और वो कहाँ जाएगा सर, पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया। चलो अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो देखो, मेरा रिप्लेसमेंट अवार्ड कितना है सर, रिप्लेसमेंट अवार्ड जो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पुराने के साथ में, उसका फेयर वैल्यू दे रखा है आपको, कितना है सर, उसका फेयर वैल्यू आपको दे रखा है 1,20,000 रुपये। ओके, तो आपको खाली कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, पोस्ट कॉम्बिनेशन पोर्शन कितना होगा, और पोस्ट कॉम्बिनेशन पोर्शन कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है ओवर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी मेरा रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है। तो पोस्ट कॉम्बिनेशन पोर्शन कितना होगा, कैलकुलेट करो और बताइए मुझे कितना होगा। सिंपल है, यहाँ पर कितना है सर, रिप्लेसमेंट अवार्ड 1,20,000 है, और पीसी का पार्ट कितना बन गया, 50,000 मैंने पीसी का पार्ट बनाया ना पहले, तो पीएनएल में कितना चार्ज होगा, 70,000। और ये 70,000 आज क्या चार्ज कर दूँ, नहीं सर, ये कब चार्ज होगा सर, कितना साल बच गया मेरा, ओवर 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स में चार्ज हो जाएगा मेरा। क्लियर है सर। चलो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी सर, सिंपल है, सबसे पहले एसेट रिकॉग्नाइज होगा, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैश टू एसपीपी रिजर्व। तो एसपीपी रिजर्व में कितना जाएगा सर, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, क्योंकि प्री कॉम्बिनेशन पीरियड किसका पार्ट बनता है, परचेज कंसिडरेशन का। आफ्टर एक्विजिशन क्या होगा, एम्प्लॉय एक्सपेंस डेबिट टू एसपीपी रिजर्व। क्लियर है सबको। चलो अब बात करते हैं सर दूसरा अवार्ड। दूसरा अवार्ड क्या था सर मेरा, दूसरा है सर मेरा नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। क्या है सर, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। अब नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड के भी 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से 2 पार्ट होंगे, सबसे पहला क्या होगा सर, प्री कॉम्बिनेशन पोर्शन। अब देखो यहाँ गलती करते हैं बच्चे, नॉर्मली रिप्लेसमेंट में प्री कॉम्बिनेशन कहाँ गया था, पीसी का पार्ट बना था। अब प्री कॉम्बिनेशन पीरियड जो नॉन रिप्लेसमेंट में होगा, मतलब यहाँ पर रिप्लेस नहीं करेंगे, जितना पुराना है वो रहेगा और नया अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो पुरानी कंपनी ने जो इशू किया था उसी को अपने को कंटिन्यू करना है। तो प्री एक्विजिशन डेट तक जितना भी अमाउंट था वो कहाँ जाएगा दोस्तों, वो जाएगा मेरा एनसीआई के अंदर। यहाँ बच्चों को पता ही नहीं चलता कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनसीआई। एनसीआई क्या होता है, अपना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्यों जाएगा एनसीआई के अंदर, सिंपल है, जितना मैंने बिजनेस एक्वायर किया, ठीक है, वो मेरा क्या है सर, उसमें मेरी होल्डिंग है, और जितना होल्डिंग मेरा नहीं है वो क्या है सर, मेरा एनसीआई का है। अब जो पुराना वाला ईसोप में चला रहा हूँ अभी भी, और आगे भी मैं उसको चलाऊंगा, तो वो किसका हो गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर हो गया। क्यों, ना तो वो मेरे बिजनेस के अंदर आया, ना मैंने उसका कंट्रोल अपने बिजनेस में एक्वायर किया। क्लियर है सबको। चलो तो ये कहाँ चला जाएगा सर, एनसीआई में चला जाएगा। और पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का कहाँ जाएगा सर, पीसी का पार्ट क्यों बनेगा, प्री कॉम्बिनेशन तक ही पीसी होता है, पोस्ट कॉम्बिनेशन के बाद में पीसी आता ही नहीं है कभी भी। वो किसका पार्ट बनेगा सर, वो पार्ट बनेगा मेरा सिंपल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का। पोस्ट कॉम्बिनेशन हमेशा एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट बनता है, तो वो किसका पार्ट बनेगा सर, एम्प्लॉय एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। और एम्प्लॉय एक्सपेंस का पार्ट बनेगा तो जनरल एंट्री क्या होती है सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसपीपी रिजर्व। लेकिन यहाँ एसपीपी रिजर्व नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एनसीआई। अरे यार एनसीआई में गया तो एनसीआई बनेगा ना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी सर, यहाँ पर एंट्री होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एनसीआई। ठीक है, यहाँ पर एसपीपी रिजर्व नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर एनसीआई ही आएगा। याद रखना, जितने भी बड़े बड़े कांटे में वो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो ये समझ में आया, ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। ये पूरा का पूरा यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है जनरल एंट्री के साथ में, शांति से आप घर जा करके देखना, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं सर आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है, इसको अपने को इन डिटेल में सीखना है। चलो अपन इसको क्या करते हैं सर, सीखते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है। फिर अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7 अपन बाद में सीखेंगे, अपन कॉन्सेप्ट नंबर 6 को अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
ये वाला कंप्लीट करते हैं अपन, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाला। ये मैंने आपको अभी बताया है ना, कहाँ जाएगा, एनसीआई में जाएगा, एसपीपी रिजर्व में नहीं जाएगा, है ना, समझ में आया सबको। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, आई थिंक हेडिंग नहीं लिखा है, यहाँ लिख लो, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या है सर, ये आपका एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या है सर, एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड है आपका, और आपका शादी होने के बाद आपको क्या करना है, उसके साथ में जो भी रिलेशन है, डेट ऑफ शादी जो आपका क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, उससे पहले के जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा सर, ख़त्म करना पड़ेगा ना। आप नई शुरुआत कर रहे हो तो पुराना क्लोज करना ज़रूरी है ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो नई शुरुआत नहीं कर पाओगे आप, और नई शुरुआत ज़रूरी है जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपन समझते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है, एक्विजिशन डेट से पहले एक्वायरर और एक्वायरी के बीच में क्या रिलेशन था। अब वो रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या है सर, सप्लायर और कस्टमर। जो कौन था सर, मैं और जिया, जिया सप्लायर थी, मैं कस्टमर था। दूसरा क्या होता है सर, कोई भी पुराना लोन चल रहा है, मैंने जिया से कोई लोन ले रखा था, उसका पेमेंट अभी भी चल रहा है। या इसके अलावा क्या हो सकता है सर, लड़ाई हो गई। क्या हो गई सर, लड़ाई। लड़ाई होना नॉर्मल है लड़कियों में, आपको पता ही है। वो क्या हो गया सर, आपका लो शूट। अगर आपका कोई भी लो शूट चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, जो कौन जीतने वाला है नहीं पता, बट अब हम एक्वायर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो कोई भी जीतो क्या ही फ़र्क पड़ता है, सारा पैसा हमारा ही है। तो इस केस में ये जितने भी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है, इसका करें क्या, इसका अकाउंटिंग कैसे करें, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब सर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पीसी में कितना इंक्लूड करना है, और ये पार्ट तो पीसी का बनेगा, ये आपको पता है। अब कितना पीसी में इंक्लूड करना है और कितना नहीं करना है, ये आपको सेपरेट आउट करना है। कैसे करोगे सर, चलिए तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मुझे आंसर बताना है। मैं आपको क्या दूंगा सर, एग्जांपल दूंगा। ए लिमिटेड ने क्या किया है सर, एक्वायर किया है, किसको क्या एक्वायर किया है सर, बी लिमिटेड को एक्वायर किया है। और जो टोटल पीसी दिया है, क्या दिया है, टोटल प्रियंका चोपड़ा दी है, नहीं परचेज कंसिडरेशन दिया है, निक मार डालेगा प्रियंका को दे दिया तो पीसी जितना दिया है वो कितना है सर, 100 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। अब ये जो पीसी है ना, इसके अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है सर, सेटलमेंट ऑफ लो शूट। कितना लो का आपने, लो शूट चल रहा था, इसका सेटलमेंट इसमें इंक्लूडेड है, कितना है सर, 10 लाख रुपीज़ है। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, तोड़ना पड़ेगा। इस 100 लाख रुपीज़ को दो पार्ट में क्या करोगे सर, पार्टीशन कर दो। दो भाइयों में आई धरा रहे, वैसे 100 करोड़ में आई सर धरा रहे। कैसे आई सर, जैसे आपको पता है सीरियल में कैसे आते हैं, धर एकदम जोर से वो करते हैं, वैसे यहाँ पे 100 करोड़ को दो पार्ट में तोड़ना है। एक क्या हो जाएगा सर मेरा 10 लाख रुपीज़, एक हो जाएगा मेरा 90 लाख रुपीज़। ये 90 लाख रुपीज़ क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन। और ये 10 लाख रुपीज़ का जो आप पेमेंट कर रहे हो, ये क्या होगा सर मेरा, ये मेरा सेपरेट गेन एंड लॉस होता है। क्या होता है सर, सेपरेट गेन एंड लॉस होता है। अगर फेवरेबल हुआ तो गेन, अनफेवरेबल हुआ तो लॉस। ठीक है सर, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल देता हूँ, उससे पहले सर इसका एक पॉइंट बाकी है अभी, ये वाला, ये कंप्लीट करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आइडिया आपको समझ में आ चुका है। आपको क्या करना पड़ता है, एक्वायरर और एक्वायरी को जितना भी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है उसको डेट ऑफ शादी नहीं, डेट ऑफ एक्विजिशन पर तोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। जितना पैसा आप उसको दे रहे हो ना सेटलमेंट का, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है परचेज कंसिडरेशन, और दूसरा जो आपकी लव स्टोरी थी उसके कारण जितना भी अमाउंट बाकी है वो आपका गेन एंड लॉस होता है। क्या होता है सर, गेन एंड लॉस होता है। वो पीसी का पार्ट नहीं बनता है, अपने को उसको सेपरेट करना पड़ता है। अब इसके भी क्या होते हैं सर, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं। कैसा, कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है। जैसे आज के टाइप में क्या होता है सर, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, या खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें होगी, तो अपने को एक एक चीज़ इन डिटेल में सीखना पड़ेगा, है ना। चलो अपन सीखते हैं एक एक चीज़ इन डिटेल के अंदर। तो ये आपकी क्लास चल रही है सर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की। ओके चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। अब इसके अंदर क्या हो गया कि हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं था, और इस केस में क्या आ गया सर, आपने क्या कर दिया, लो शूट कर दिया। मतलब इसका एग्जांपल लो शूट हो गया। जैसे कोई भी एक्वायरर है, उसने क्या कर दिया, फाइल कर दिया केस अगेंस्ट एक्वायरी, और हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, है ना। मतलब आप कुछ ऐसा नॉर्मल जनरल सिचुएशन थी जिसमें मैंने जिया के ऊपर केस कर दिया और केस चल रहा है हमारा,
बट हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है। अब इस केस में क्या होगा, जितना भी सेटलमेंट अमाउंट होता है, ठीक है, कोई भी जीते या कोई भी हारे हमको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा तो एक्विजिशन हो रहा है। तो जितना भी सेटलमेंट अमाउंट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू ऑफ लिटिगेशन लाइबिलिटी, फेयर वैल्यू ऑफ लिटिगेशन लाइबिलिटी, जितना भी मेरा लिटिगेशन लाइबिलिटी होगा उसका आपको फेयर वैल्यू करना पड़ेगा। और आप क्या करोगे सर, इसको पीसी में से डिडक्ट करोगे। क्या करोगे सर, पीसी में से आप डिडक्ट करोगे। क्लियर है सर? चलो, तो ये आपका दहेज का पार्ट नहीं बनेगा, ये आपको सेपरेटली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पे करना पड़ेगा। ओके सर, चलिए अब सर ये जितना भी डिडक्शन किया है वो कहाँ जाएगा सर, ये मेरा पीएनएल के अंदर आपको डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके सर, गेन है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। सर इसका एग्जाम्पल दो ना। चलो इसका एग्जाम्पल, आपने टोटल पीसी कितना पे किया, इसका एग्जाम्पल क्या ही दूँ, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे बताया तो था 100 लाख था, 10 लाख रुपए था, तो 100 लाख में से 90 लाख पीसी होगा और 10 लाख आपका पीएनएल में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। सर इसका जनरल एंट्री क्या करना पड़ेगा, सर इसका प्रोविजन बनाना है क्या, नहीं सर कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा। जब भी लॉस होगा, लॉस पीएनएल में चला जाएगा और आपको पेमेंट करना होगा, तब आप ये एंट्री कर देना कि मैंने 15 लाख रुपये का यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। एग्जाम्पल लिया 15 लाख, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सर ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा हो, पुरानी कंपनी ने, जिया ने अपने बुक्स में ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है कि हाँ सर ब्रेकअप कभी भी होने वाला है, ठीक है, ब्रेकअप कभी भी होने वाला है और सामने मेरे को एल्यूमिनियम इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेकअप के केस में भी एल्यूमिनियम में लड़कियों को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लड़कों को भी देना पड़ सकता है, पता नहीं। तो अगर इसने प्रोविजन ऑलरेडी बुक्स में बना रखा है, क्या किया इसने, बुक्स के अंदर प्रोविजन बना लिया था, होशियार थी, सब पढ़ा लिखा था, तो पहले ही उसने एक प्रोविजन बना लिया कि इतना खर्चा आएगा, एस्टिमेट बेसिस पर उसने 10 लाख का प्रोविजन बनाया और एक्चुअल सेटलमेंट के टाइम पर कितना पेमेंट करना पड़ा, मान लो 15 लाख का पेमेंट यहाँ पर करना पड़ा, ठीक है। कितना पेमेंट करना पड़ा, सेटलमेंट के समय यहाँ पर पेमेंट करना पड़ा सर कितना, 15 लाख रुपए का। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग 5 लाख रुपए है उतना ही खर्चा पीएनएल में जाएगा और 10 लाख का तो प्रोविजन बना रखा था, तो प्रोविजन रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी सर, जिया सर रोती रोती एंट्री बनाएगी, क्यों सर ब्रेकअप हो रहा है तो ब्रेकअप सॉन्ग तो गाएगी ना। तो प्रोविजन डेबिट 10 लाख रुपीज़ और लॉस कितना हो गया, लॉस डेबिट हो गया 5 लाख रुपए का और बैंक से कितना पैसा चला गया, जिया के अकाउंट से 15 लाख रुपए। अभी पापा ने कड़क 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे और इसको आगे ट्रांसफ़र करने पड़े, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सर मेरा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब अपन बात करेंगे सर कॉन्ट्रेक्चुअल। हमारे बीच में क्या था सर, एक कॉन्ट्रेक्चुअल था, एक एग्रीमेंट साइन किया था हमने, ठीक है। जैसे ही कोई पर्सन किसी के साथ में रिलेशनशिप में गया, ठीक है, सप्लायर और कस्टमर, तो उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। क्या बना लिया सर, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो अब यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले ये समझो। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, पार्ट बी में है सर कॉन्ट्रैक्चुअल। क्या है सर, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था हमारा। क्या था सर, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या आ गया, मान लो मैंने जिया से क्या ले रखा था, एक लाइसेंस ले रखा था, एक फ्रेंचाइजी ले रखा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्वायर कर रहा हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड तो होगा ना, 5 साल 10 साल 20 साल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई लाइसेंस ले लिया या मैंने कोई फ्रेंचाइजी ले ली, तो इस केस में क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बन चुके हैं हम लोग। तोड़ेंगे तो पेनल्टी का क्लॉज लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपने को सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकालना है, सेटलमेंट अमाउंट कैसे आएगा, सेटलमेंट अमाउंट होगा आपको क्या करना है, लाइसेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब दूसरा, पेनल्टी कितनी आ रही है, पेनल्टी टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा हूँ ना, तो टर्मिनेट करने पर कितनी पेनल्टी आ रही है, विचएवर इज लोअर दैट विल बी माई सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल, हर चीज़ का एग्जाम्पल रेडी है अपने पास। सबसे पहले बात करते हैं सर फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की फेयर वैल्यू कितनी बची है सर, लाइसेंस की फेयर वैल्यू है सर आज के टाइम पर 20 लाख रुपए बचा है। ओके, अब सर फेयर वैल्यू बताते समय मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, फेयर वैल्यू निकालते समय आपको माइनस करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट इन एक्वायरी बुक। एक्वायरी की बुक्स में कितना कैरिंग अमाउंट दिख रहा है वो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा है, यहाँ पर 12 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट दिख रहा है। कैरिंग अमाउंट कितना है सर, 12 लाख रुपए का, ओके। और पेनल्टी कितना दे रखा है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो आपकी पेनल्टी कितना है,
मान लेते हैं जिया बोलते हैं सर 6 लाख रुपए से कम मैं बात नहीं करूँगी, मैं बाकी आप देख लो 6 लाख रुपए लेंगे। तो बोलो सेटलमेंट अमाउंट कितना होगा। देखो ये सेटलमेंट अमाउंट जितना भी होगा ये पीसी का पार्ट नहीं बनता है, ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा बताइए। ओके गाइस, सो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास में। इसका आंसर होगा सर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस में से कैरिंग अमाउंट माइनस करो तो कितना है 12 लाख, और 6 लाख विच एवर इज लोअर कितना हो गया सर, सॉरी 8 लाख, 12 लाख कैसे आ गया, 20 माइनस 12 किया तो 8 लाख आया ना, रामदेव गलत गलत बताता है। 8 और 6 कितना हो गया, विच एवर इज लोअर इक्वल्स टू 6 लाख। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस, अब देखो 6 लाख आपको पीसी में से माइनस करना है और पीएनएल में डालोगे लॉस डेबिट 6 लाख, और ये जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप कितना करोगे सर, 6 लाख का आप पेमेंट कर दोगे। तो ये अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे सर, हमारे पार्ट 2 के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स अपन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय दोस्तों।